2009 से इन्होंने अपनी रंगमंच की यात्रा शुरू करी और लगभग 18 से 20 प्रोडक्शंस नाटक इन्होंने खुद अपने तैयार किए और कई सारे कई दशकों मतलब कई 100 शो के आसपास इन्होंने किए हैं इतने कम वक्त के अंदर। तो मुझे लगता है कि इनका जोरदार अभिनंदन इस बात पे होना चाहिए कि गांव के अंदर भी आप लोग नाटक लेके जाते होंगे, तो आज सांग के साथ में गांव में जो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ जो नाटक की है, एक तो वो कैसी है, दूसरा वहाँ पे किस तरह के नाटक जो है वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं? देखिए, सांग पूरे हरियाणा में पसंद नहीं किया जाता। कारण ये कि जो बेल्ट हरियाणा के साथ लगती है तो वहाँ की बोली वैसी हो जाती है। तो जो हरियाणा का जो बीच का हिस्सा है केवल वहाँ सांग को ज़्यादा लोकप्रिय है, वहाँ ज़्यादा लोग सांग देखते हैं। लेकिन नाटकों का रुझान जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। लोगों को इच्छा रहती है कि वो लोग नाटक भी देखें, क्यों उन लोगों को ज़्यादा जानकारी है नहीं नाटकों की, और सांग देख करके वो लोग अब तक जी रहे हैं। तो लेकिन जब हम नाटक लेकर के पहुंचते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी लगता है कि एक नई चीज़ हमारे पास आई है। और फोक थिएटर जैसे कि सांग है, तो उसी तरह का कोई और इस तरह का नाटक जब रहता है तो बहुत खुले दिल से प्रशंसा कलाकारों को मिलती है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से। और हम लोग जैसे गांव में नाटक लेकर के जाते हैं तो अक्सर घर परिवार की कहानियाँ हम लेकर के पहुँचते हैं ताकि वो लोग हमसे रिलेट कर पाएँ और हर चीज़ को समझ पाएँ। तो इस तरह के नाटक हम गांव में करते रहते हैं और गांव के लोगों से प्यार मिलता रहता है। किस तरह का नाटक, मतलब एक कोई ऐसा नाटक जिसने आपको भी आपके कलाकारों में भी कुछ बदलाव लाया हो और उसने जहाँ पे भी आप प्रस्तुति करने गए हो उस जन जीवन में भी उन्होंने कुछ बदलाव लाया हो, ऐसा कोई नाटक, ऐसी कोई प्रस्तुति, ऐसा कोई कैरेक्टर, कोई ऐसा है? मैं नाटक करता हूँ, फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है पंचलाइट। तो मैंने 2017 में वो शुरू किया था और अब तक मैं कर रहा हूँ, 30 से ज़्यादा मैं उसकी शो कर चुका हूँ। तो वो सबसे बेहतरीन नाटक मैं कहूँ तो हमारा रहा है, क्योंकि एक तो भोजपुरी लैंग्वेज में वो नाटक हम करते हैं। तो कुरुक्षेत्र के हम कलाकार हैं, हरियाणवी और हिंदी मिक्स भाषा हमारी एक तरह से रहती है, तो हमें भोजपुरी सीखने का और करने का मौका मिला है। दूसरा, उस नाटक को हमने हरियाणा में, हरियाणा के बाहर भी हमने किया है, ग्रामीण क्षेत्र में भी किया है, शहरों में भी किया है। और जब हम कहीं भी उस नाटक को लेकर के जाते हैं तो बेपनाह प्यार लोगों का उस नाटक के लिए हमें मिलता है। तो वही नाटक है जिसने हमें एक ख़ास पहचान दिलाई है। तो पंचलाइट हरियाणा में हमारे अलावा कोई और करता ही नहीं है। तो जब भी कोई पंचलाइट सुनता है तो अधिकतर लोगों ने पंचलाइट का नाम सुना है, और जब पता चलता है कि पंचलाइट नाटक आ रहा है तो लोगों का रुझान बढ़ जाता है कि इस नाटक को देखना चाहिए। तो इस नाटक के कारण हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। चलिए एक आम सा सवाल करते हैं जो हम अक्सर ऑफ द स्टेज भी हम लोग अपने साथी कलाकारों के साथ में करते हैं, रंगमंच करने में कठिनाई क्या है? रंगमंच करने में कठिनाई ही कठिनाई है। अब हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो मैं जैसे 2009 से मैं लगातार थिएटर कर रहा हूं। तो 2020 से पहले, कोरोना काल से पहले, हरियाणा में 50 नाट्य दल थे जो काम कर रहे थे। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि 20 भी हम गिन नहीं सकते। हर शहर में मुश्किल से एक मिलता है। तो और ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म की तरफ लोग बढ़ना शुरू हो गए हैं। वहाँ के समय कम है लोगों के पास, तो रिहर्सल्स के लिए टाइम नहीं है, रिहर्सल में टाइम नहीं दे सकते, नाटकों के लिए आ नहीं सकते। और दूसरा, जो युवा रंगकर्मी हैं, तो मैं अगर क्षेत्र की बात करूँ तो 2 नाटक करने के बाद ही उन्हें लगता है कि उन्हें कोई फिल्म मिल जाए, कोई शॉर्ट फिल्म मिल जाए, या कैमरा के लिए वो लोग चले जाएँ। तो अधिकतर लोग OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ भाग रहे हैं। तो रंगमंच में जब भी हमारे साथ कोई जुड़ता है तो 2 या 3 नाटक करने के बाद निकल जाता है। तो कलाकारों को रोकना सबसे बड़ी कठिनाई है, रुकते नहीं हैं, समय लोगों के पास नहीं है, फट से चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए और हम शाहरुख खान या सलमान खान बन करके निकल करके आएँ। तो इस तरह से हरियाणा में रंगमंच की स्थिति धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। तो लेकिन प्रयास है हमारा कि हम लोग रंगमंच को ज़िंदा रखें। तो कुरुक्षेत्र में तो हम लोग इस भागदौड़ में हैं कि रंगमंच घर घर तक पहुँचे और घर घर में रंगकर्मी पैदा हों। नहीं, ये स्थिति तो मुझे लगता है कि देश भर में है कि रंगकर्मी जैसे जुड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फेम इमीडिएटली सभी को चाहिए होता है। और ये हालात तो अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, जहाँ पे 365 दिन में शायद आज की डेट में 600 दिन का नाटक हो रहा है, स्थिति तो यहाँ पे भी ऐसी बरकरार रहती है कि 2-4 नाटक करने के बाद एक जो युवा अभिनेता जो अभी अभी जुड़ता है उसको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आ गया, वो भागता है। लेकिन उम्मीद भी ये रहती है कि आपके जैसे प्रशस्त और
जो अग्रसर रंगकर्मी हैं, आप लोग डटे हुए हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर, और शायद आप ही के जैसे रंगकर्मियों के सहारे रंगमंच जिंदा है। के ठाकुर जी बैठे हैं हमारे साथ कुल्लू से, इनका भी बहुत ज़बरदस्त संघर्ष है और जिस तरीके से ये भी वहाँ पे काम करते हैं वो भी बहुत सराहनीय है। एक सवाल और करना चाहूँगा कि चंडीगढ़ का रंगमंच और हरियाणा का जो रंगमंच है, मतलब हरियाणा के अंदर मैं कुरुक्षेत्र या किसी इस पर्टिकुलरली की बेल्ट की बात नहीं करूँगा, लेकिन ओवरऑल के साथ में आप उसमें क्या अंतर क्या आपको लगता है, सुविधाओं के तौर पे भी और ऑडियंस के तौर पे भी? सुविधाएं तो देखिए चंडीगढ़ में पूरे हरियाणा से ज़्यादा है। वहाँ रिहर्सल स्पेस नहीं है लोगों के पास, या परफॉर्मेंस करने के लिए ऑडिटोरियम्स नहीं है। चंडीगढ़ में वो सब सुविधाएं हैं। दूसरा, जो आपसी तालमेल चंडीगढ़ के कलाकारों का रहता है, एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर की डायरेक्शन में काम करना पसंद करता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। हरियाणा में सब लोग अपने एक दायरे में सीमित हैं। वो नहीं चाहते कि दूसरे किसी निर्देशक के साथ वो काम करें और किसी भी नाटक का हिस्सा बने। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि कोई भी किसी और के साथ काम करना नहीं चाहता। अधिकतर समय तो ऐसा रहता है कि किसी एक डायरेक्टर का नाटक रहेगा तो दूसरा डायरेक्टर देखने भी नहीं पहुंचता, और पहुंचेंगे भी तो 1000 कमियां निकाल करके बाहर आ जाएंगे, मतलब वो एप्रिसिएशन मिलता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं हरियाणा में। अधिकतर लोग इसी वजह से नाटक छोड़ जाते हैं कि कोई काम करना ही नहीं चाहता किसी के साथ। तो ये समस्याएं हरियाणा में हैं, लेकिन चंडीगढ़ में इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिलता और सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इस वजह से चंडीगढ़ बहुत बेहतर है हरियाणा से। आपकी मोटिवेशन क्या है फिर निरंतर चलने की? रंगकर्मी, जो रंगकर्मी कर रहे हैं, रंगमंच के साथ जुड़े हैं, बस उनको देख देख कर उनके नाटकों की चीज़ें चुरा चुरा कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अब मेरा 16 साल का सफ़र है जो हमारे ग्रुप का है, निरंतर हम काम कर रहे हैं। तो यूँ ही चाहेंगे कि आप लोग हमें यूँ ही बुलाते रहें और हम यहाँ नाटक मंचन करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी, एक चीज़ और बताइए कि आप हरियाणा के रंगमंच की कैसी ऐसी समस्याएं देखते हैं कि वहाँ पे सेल्फ रिलायंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए, हरियाणा में सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। शोज़ मिलते हैं निरंतर कलाकारों को, तो वो परफॉर्म कर पाते हैं। मेन मुद्दा सिर्फ कलाकारों का है कि वो लोग रंगमंच के साथ जुड़ना नहीं चाहते। तो जब तक उनके अंदर वो ललक पैदा नहीं होगी कि हमें रंगमंच करना है, तो रंगमंच को उतना और जिस स्तर पर रंगमंच जाना चाहिए उस स्तर मिल नहीं पाएगा। तो आपसी सहयोग के साथ ही हम रंगमंच को बढ़ावा दे सकते हैं, और यही मेरी इच्छा रहती है कि हर कोई एक दूसरे का सहयोग करे ताकि रंगमंच निरंतर तरक्की करता रहे। जी, आपने कई लघु फिल्मों में भी काम किया है, जैसे कि बंजर, हेमलेट, मोंटू मोंटू क्यों नहीं मरता, 48 कोस जैसी। तो इन फिल्मों में काम करने का मौका कैसे मिला? जैसे कि मैंने बताया, हरियाणा कला परिषद से जुड़ा हूँ, तो वहाँ जब भी किसी को कोई फिल्म बनानी है, कोई लघु फिल्म बनानी है, तो आर्टिस्ट ढूंढने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। और कला परिषद में मैं थिएटर करता हूँ तो मुझसे पूछ लिया जाता है कि आपके पास आर्टिस्ट हैं क्या। तो मेरे आर्टिस्ट के साथ साथ मुझे भी काम मिल जाता है। तो इस तरह से मुझे ये लघु फिल्में मिली और मैंने उनमें काम किया। जी, चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और हम बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ में कि हम आपको बहुत आगे देखना चाहते हैं, और हम लोग साथ में हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मैं चाहूँगा कि अभी हम, आज का समय थोड़ा सा हमारे पास कम है, तो मैं अपने तो सवाल यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग हरियाणा के रंगमंच के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप विकास जी से अपने सवाल कर सकते हैं। कोई है? हाँ जी। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रदीप है और मैं यूनिवर्सिटी थिएटर डिपार्टमेंट से ही हूँ। सर, मेरा एक छोटा सा ओपिनियन है कि मतलब आज का जो यंगस्टर है वो कहीं का भी हो, हरियाणा को हो, चंडीगढ़ का हो, दिल्ली का हो, मुंबई का हो, कहीं का भी हो, वो थिएटर देखना चाहता है, क्योंकि वो मोबाइल से थोड़ा पक चुका है। थोड़ा मतलब वो सिनेमा से ज़्यादा लाइव उसको वो परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आज का जो मतलब कहें कि हम कि लोहा गर्म है, तो आज हथौड़ा बज सकता है। तो मुझे लगता है कि थिएटर जो है वो पेड होना चाहिए सर, चाहे 50 हो चाहे 100 हो। उसमें क्या है कि जो यंगस्टर जो फिल्मों में भागता है वो इसीलिए भागता है क्योंकि वहाँ पे पैसा है, बस, और कोई बात नहीं है। एक ही बात है, मोहब्बत ये इससे ज़्यादा मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 50 हो 100 हो, बाकी मतलब आगे जैसे जैसे जिसका जो भी बेहतर आदमी करता जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि थिएटर 2026 से हर संस्था वो है वो पेड कर। उसके लिए देखिए हम आपसी सहयोग ही कर सकते हैं, क्योंकि
कोई भी नाटक तैयार करने में खर्चा इतना हो जाता है कि जो हमें रेमुनरेशन मिलता है तो उसमें वो खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। तो कलाकारों को कुछ ना कुछ तो मिलता है, लेकिन उतना मिल जाए कि जो उन्हें कैमरा के लिए मिलता है, तो वो अभी संभावना थोड़ी सी कम है। लेकिन आपसे सहयोग करके हम इस तरह से काम कर सकते हैं। हरियाणा में जो आप नाटक कर रहे हो, क्या पूरा लाइब्रेरी है, क्या बेसिक वहाँ की कल्चर से और वहाँ की बेसिक समाज की जुड़ी हुई समस्याओं के ऊपर भी आपने कोई नाटक किए, जिनका कैसा रिपोर्ट मिला आपको? जी हाँ, क्योंकि मैंने बताया कि मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं नाटकों की, तो मैं अपने आसपास के माहौल को देख करके ही जो मुझे चीज़ें दिखती हैं उन्हीं को देख करके मैं नाटक लिखता रहा हूँ। और रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि हर कोई उनसे रिलेट कर पाता है, अपने आप को जुड़ जाता है। और जब लगता है कि ऑडियंस रिस्पांस दे रही है तो उस नाटक को हम और ज़्यादा जगह परफॉर्म करते हैं। तो रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है। और निरंतर मैं हरियाणा में हर महीने शो कर रहा हूँ, वो कहीं भी हो, वो हरियाणा में हो, हरियाणा से बाहर हो, हर महीने तो लोगों का प्यार मिल रहा है। तो जो वहाँ की फोक चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैं अपने नाटकों में शामिल करता रहा हूँ। जैसे बेसिक कोई एक आदि जो खास नाटक जो वहाँ के जो समाज के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जिससे आपके नाटक से उसमें रोशनी मिले, उनको बाहर निकलने का रास्ता मिले, ऐसा कोई नाटक? देखिए, मैंने 2015 में नाटक किया था खबरदार, जो बेटियों को लेकर के था। वहाँ बहुत जगह ऐसी चीज़ें हैं कि अभी भी बेटियों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितने बेटों को दी जाती है। तो उस चीज़ को लेकर के हमने नाटक किया था, और उसके निरंतर हमने एक साल में ही 25 शो किए थे। तो बहुत ज़्यादा उसका रिस्पांस मिला, और गांव-गांव तक हम उसको लेकर के पहुँचे। तो तब जाकर के लगा कि ज़्यादातर महिलाएं जो हैं इस नाटक को सराहेंगी और प्यार देंगी अपना, तो उस नाटक को हम करते रहे हैं। तो उसके अलावा और भी जैसे मुद्दे हरियाणा में चलते रहे हैं, तो उनको लेकर के हम अपने नाटक बनाते रहे हैं और परफॉर्म करते रहे हैं। हरियाणा अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, तो जो ठेठ हरियाणवी है वो हरियाणा की केवल बीच के जो रोहतक है, हिसार है, भिवानी है, कुछ एक ज़िलों में ही हरियाणवी को समझा जाता है। जो पंजाब की बेल्ट है, जो अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, वहाँ पंजाबी को समझा जाता है। राजस्थान के साथ की जो है वहाँ राजस्थानी समझी जाती है। तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का रंगमंच रहता है। लेकिन हरियाणवी बोली को भी वहाँ के नाटकों में शामिल किया जाता है कि आम लोग समझ पाएँ हर चीज़ को। और जब तक हम अपने फोक को नहीं उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने स्टेट में कोई अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग भी हरियाणवी में नाटक करते रहे हैं, और पहले भी हम मिनी ऑडिटोरियम में यहाँ टैगोर में हरियाणवी लैंग्वेज में ये नाटक करके गए हैं। और दूसरा, जैसे कि आपने रागनियों का पूछा, तो रागनियों में देखिए जो हरियाणवी रागनियाँ हैं उनमें किस्से होते हैं, कहानियाँ होती हैं, तो उनको वो लयबद्ध करके लोगों को सुनाया जाता है। पुराने किस्से हैं, उन पर रागनियाँ आधारित हैं, या जो पुराने राइटर्स रहे हैं, सांगी रहे हैं, उन्होंने अपनी कोई कहानी लिख दी और उसमें रागनियाँ शामिल की, तो वो कहानी का निचोड़ जो है वो अपनी रागनी के माध्यम से देते हैं। बात है कि लोगों की समझ की, लोग उन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते। आजकल का जो मॉडर्न टाइम आ गया है, तो रागनियाँ भी पीछे होती जा रही हैं, और जो बुज़ुर्ग लोग हैं केवल वही रागनी सुनना पसंद करते हैं। हम जैसे जो यूथ है वो रागनी को सुनता ही नहीं है, और अगर सुनेगा भी तो वो इतनी ठेठ हरियाणवी में होती है कि समझ ही नहीं पाते। मतलब अगर 4 स्टेंजा की वो रागनी है तो एक लाइन हम समझ पाएँ तो वही गनीमत है। तो इस वजह से रागनियाँ या सांग है जो थोड़ा पीछे हटते जा रहे हैं। जी एजाज जी, 2 सवाल मेरे मन में अभी बात करते हुए निकल के आए हैं। एक तो जैसे केहर जी ने पूछा जो लैंग्वेज के बारे में है, जैसे लास्ट ईयर नगेंद्र जी हमारे साथ आए थे तो उन्होंने बताया कि वो संस्कृत में भी नाटक करते हैं। अभी आपने बताया कि हम लोग कुछ लोकल, मतलब हरियाणवी की लोकल लैंग्वेज लेके भी हम लोग उसमें काम करते हैं। मेरा लैंग्वेज को लेके एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या पर्टिकुलरली कोई एक पूरा नाटक हरियाणा की लैंग्वेज में, जो हरियाणवी की जो खड़ी बोली है, उसमें भी आप तैयार करके गाँव में लेके जाते हो? अभी मैंने बताया ना, गई भैंस पानी में एक कॉमेडी प्ले है, वो साइबर फ्रॉड को लेकर के है। तो हम परंपरा आर्ट्स का फेस्टिवल हुआ तो उसमें उस नाटक को यहाँ मंचित करके भी गए हैं, और लगातार हम उस नाटक को करें तो पूरा हरियाणवी में ही है, उसमें एक भी हिंदी शब्द नहीं है, पूरा हरियाणवी में है। और लोगों का प्यार उसको इतना मिलता है कि कॉमेडी प्ले है, और हरियाणवी बोली जब भी बोली जाती है तो उसमें हाथ से कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो उस वजह से लोग उसको प्यार करते हैं। तो हम लोग उसके अलावा और भी नाटक हैं जो जिसमें हरियाणवी बोली को ज़रूर रखते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि हम हरियाणा के बाहर भी नाटक करते हैं, तो अगर हम पूरा हरियाणवी में लेकर के जाएं तो सिर्फ हरियाणा के आसपास के हिस्से में ही उसको समझा जाएगा, बाकी लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि हम हरियाणवी बोली में कुछ बात कर रहे हैं तो लोगों के सिर के ऊपर से चलेगी कि कहा क्या है। तो यही कारण है कि हम पूरा हरियाणवी में ना करके उसको मिक्स रखते हैं, वो हिंदी भी है, हरियाणवी भी है। विकास जी, जब आप मैं इसी लैंग्वेज के जब आप जहाँ पे भी जाके मंचन करते हैं तो किस तरह का दर्शक, मतलब किस आयु वर्ग का दर्शक जो है वो ज़्यादा आता है और जो ज़्यादा कनेक्ट करता है?
देखिए, जब तक अब मैं बहुत जगह नाटक करके आ चुका हूँ, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कलकत्ता, लेकिन यूथ बहुत कम देखने को मिलता है। तो सीनियर लोग हैं जो वो आते हैं, नाटक देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन यूथ वही है कि अपने मोबाइल में घुसा है या टीवी में घुसा है। तो यूथ की कहीं ना कहीं कमी खलती है कि यूथ उतना देखने नाटक नहीं पहुंचता जितने हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो नाटक देखने को पहुंचते हैं। तो ये एक कमी खलती है कि यूथ को ज़्यादा पहुंचना चाहिए, क्योंकि आगे रंगमंच को बढ़ावा यूथ ही दे सकता है। तो यूथ को ज़रूर जुड़ना चाहिए रंगमंच के साथ, तो ये कमी रहती है। एक जो बात अभी केहर जी बात कर रहे थे कि रागिनियों को किसी और तरीके से प्रस्तुत किया जाए या कंटेम्प्रेरी फॉर्म में लिया जाए, तो मैं इसको अलग तरीके से बोल देता हूँ। एक्सपेरिमेंटल थिएटर एक्सपेरिमेंटल थिएटर का कितना चलन है, आप कितना इवॉल्व करते हो उसमें? बहुत कम, कारण कि लोग समझ ही नहीं पाते कि उसमें है क्या। उनको चाहिए कि बहुत आसान सा एक नाटक हो जो फट से उनके समझ में आ जाए। तो उस वजह से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो होते नहीं हैं हरियाणा में। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से नाटक करते हैं, और अधिकतर लोगों का मानना यही रहता है कि कॉमेडी शोज ज़्यादा हों। तो लोग कॉमेडी की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, तो कॉमेडी नाटक देखने के लिए आपको अच्छे दर्शक मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ कोई सीरियस प्ले है, अभी जो आज हम यहाँ नाटक करने आए हैं कैन आई से समथिंग, टाइटल से क्लियर ही नहीं होता कि इसमें होगा क्या। तो लोगों को पूछना रहता है और बताया कि सीरियस प्ले है, तो आधी ऑडियंस गायब हो जाती है। तो इस वजह से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल शोज वहाँ चलते ही नहीं हैं। दूसरे स्टेट के नाटक आते हैं तो उनको फिर भी प्यार मिलता है कि मेहमान कलाकार आए हैं, तो ऑडियंस जुड़ जाती है कि दूसरे राज्य का है। लेकिन हरियाणा के लोगों को उतना तवज्जो नहीं मिलता हरियाणा में। तो जैसे आप नाटक लेके बाहर के राज्यों में जाते हैं नाट्योत्सवों में हिस्सा लेने के लिए, वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स रहता है हरियाणवी नाटकों का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। अभी चंडीगढ़ में भी मैं शिवूफे थिएटर फेस्टिवल में आया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बठिंडा नाट्यम थिएटर फेस्टिवल में मैं पहुंचा तो वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यहाँ मैं 3-4 साल से परंपरा आर्ट्स के फेस्टिवल में आ रहा हूँ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो जहाँ भी मैं गया हूँ तो दर्शकों का बहुत प्यार मिला है और सभी ने हमारे नाटक को सराहा है। तो आज यहाँ भी यही उम्मीद लेकर के हम पहुँचे हैं। एक छोटी सी ना अभी मतलब अभी हम देखना शुरू कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे साथ भी एक दिक्कत आई थी कि जब हम पंजाब में थोड़ा सा जा रहे हैं, आजकल भाषा के ऊपर बहुत चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो जब हम पिछले वर्ष हम कुछ काम कर रहे थे रंगमंच का, तो पंजाब में जब कुछ काम करने की बात कर रहे थे या वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा उग्र रूप में हमारे साथ थोड़ा सा नाराज़ हुए थे कि आपको पंजाबी में ही करना चाहिए अगर आप पंजाब में आ रहे हैं। हालांकि हम लोग ये मानते हैं कि आज सोसाइटी इतनी इवॉल्व हो चुकी है, इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है, क्योंकि कहीं पे भी एक जगह के ऊपर, एक स्थान के ऊपर एक तरह का समाज नहीं रहता। अगर आप चंडीगढ़ की बात करें तो मुझे लगता है कि आज सारे हिंदुस्तान से जो राज्यों से लोग जो है चंडीगढ़ में रहते हैं। तो जब हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं रंगमंच के लिए, जब उनको इन्वाइट करते हैं, तो हमें कॉमन लैंग्वेज का ही यूज़ करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि बड़े शहरों में या ज़्यादातर शहरों में अब कम्युनिटी जो है इन्वॉल्व होनी शुरू हो गई है। तो क्या आपके वहाँ पे भी कुछ ऐसा पर्टिकुलरली डिमांड आती है कि नहीं जी आपको पूरा पर्टिकुलरली हरियाणवी में ही काम करना है या हिंदी में ही काम करना है, या जैसे कोई एक एक्सपेरिमेंट अगर जैसे अभी केहर जी ने बताया कि क्या कुछ अंग्रेज़ी में भी अगर आप कुछ काम करते हो तो उसका एक्सेप्टेंस कैसे होता है? नहीं, वहाँ हर तरह के नाटक पसंद कर लिए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों का कॉमेडी की तरफ रुझान है, लेकिन फिर भी वो हिंदी है, हरियाणवी है, पंजाबी है, किसी और लैंग्वेज में भी है, तो लोग उसको प्यार देते हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि केवल हरियाणवी को ही वो पसंद करेंगे, वो हर तरह के नाटक को पसंद करते हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। अभी आपने ये बात बोली और हम सब मानते हैं कि रंगमंच आगे जीवित रहेगा युवाओं के सम्मेलन से। तो युवाओं की तरफ आपका क्या फोकस है? आप उनको कैसे अपने आप में इन्वॉल्व करते हो? युवाओं से मेरा मतलब है स्कूली बच्चों से, युवाओं से मेरा मतलब है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से, और युवाओं से मेरा मतलब है कि जो आज पढ़ के कॉलेज से निकल चुके हैं और जिनका रुझान रंगमंच की तरफ या अभिनय की तरफ हो रहा है, उनकी तरफ से। देखिए, यूथ को जोड़ने के लिए हम वर्कशॉप्स करते हैं। स्कूल्स में हमारी वर्कशॉप्स रहती हैं, तो हमारे जो खुद के आर्टिस्ट हैं वो भी स्कूल्स में सिखा रहे हैं। और मेरे नाटकों में भी ज़्यादातर यूथ ही मिलता है। तो लोगों को सिर्फ यही समझाया जाता है कि आप लोग जुड़े रहेंगे तो नाटक ज़िंदा रहेगा। अगर यूथ हमारे साथ नहीं जुड़ा है तो नाटक आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो स्कूल्स में जाकर के वर्कशॉप्स करने के कारण काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिर रंगमंच को पसंद करते हैं और हमारे साथ जुड़ जाते हैं।
और वो हमारे नाटकों का हिस्सा बनने लग जाते हैं, तो उसके साथ साथ वो और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाते हैं कि आप लोग भी जुड़िए। ज़्यादा नहीं, एक मज़ा तो आता ही है, तो इसलिए स्कूल्स में वर्कशॉप के कारण ही हम लोगों को जोड़ पा रहे हैं। विकास जी, एक चीज़ बताइए कि अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी नाटक की जर्नी जो लोग शुरू करते हैं, अभिनय से करते हैं, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपने पहले ही नाटक से लेखनी शुरू कर दी, तो सीधा वहाँ से जंप लेके आना, मतलब क्या अगर आपको जो दूसरे नाटक थे वो उसमें कुछ कमी लगती थी, या आपको लगता था कि मेरे अंदर जो आइडिया है या जो मैं सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ वो मुझे खुद लिख के ज़्यादा प्रस्तुत करना ज़्यादा बेहतर रहेगा? नहीं, दरअसल जैसे मैंने बताया कि मुझे जानकारी ही नहीं थी कि राइटर्स ने नाटक लिखे हुए हैं जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला नाटक जब मैंने लिखा तो अच्छा लगा, उसके बाद मुझे जानकारी मिलनी शुरू हुई कि जो दूसरे राइटर्स हैं वो रॉयल्टी लेते हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आपको करना पड़ेगा। तो 2012 तक तो मैं अपने ही नाटक लिखता रहा और करता रहा। 2012 के बाद मुझे समझ आनी शुरू हुई कि नहीं, और राइटर्स के भी नाटक आप उठा सकते हैं, तो उसके बाद मैंने दूसरे राइटर्स के नाटक उठाने शुरू किए और आज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अलग अलग राइटर्स के नाटक। आपने नाटक लिखना शुरू किया, जो डायलॉग बनाने शुरू करे, जो उसकी पटकथा लिखनी शुरू करी, वो कैसे लिखते थे, उसकी इंस्पिरेशन कैसे आती थी, वो थोड़ा सा बताएं कि जो हमारे युवा साथी हैं अगर वो कुछ लिखना चाहते हैं, अपने आइडिया को कहानी में बदलना चाहते हैं, तो उनको कुछ मदद मिलेगी। सबसे पहले तो दिमाग में कोई ना कोई कंटेंट आ जाता था कि इस विषय पर हमें कुछ ना कुछ लिखना है। तो फिर जो मेरी टीम थी उसमें कुछ सीनियर लोग थे, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि ये चीज़ें हैं जो हम अपने नाटक में डाल सकते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर के हम नाटक लिखते थे, और फिर जो वहाँ के सीनियर कलाकार थे जो रंगकर्मी हैं कुरुक्षेत्र के, तो उनको हम अपनी स्क्रिप्ट दिखाते थे कि जहाँ आपको इसमें कमी लगती है कि आप उसको सुधारें। तो हमारे एक बहुत सीनियर कलाकार वहाँ कुरुक्षेत्र के रहे हैं, श्याम गुप्ता जी, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और वो हमारी स्क्रिप्ट को सुधारते थे और उनमें जो भी चीज़ और नहीं डाल सकते थे तो वो हमें गाइड करते थे। तो उनको देख करके फिर हम और नाटक लिखते रहे और अलग अलग नाटकों का मंचन करते रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप प्रशस्त होकर आगे बढ़िए, हरियाणा का रंगमंच आगे लेके चलिए, और हम लोग भी आपके नाटक यहाँ पे देखने के लिए बुलाते रहें और रंगमंच जो है हर तरह से चलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।